अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। 2013 के आम इंतखाबात का ऑडिट करने वाले अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट मंजर पर भी आ गई। हम समझते थे कि शायद इस रिपोर्ट के आने के बाद मुल्क में जो बहुत सारे सवालात थे वो ख़त्म हो जाएंगे और अब बिजनेस एज यूजुअल के तौर पर मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस दिन से रिपोर्ट आई है आज तक ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जवाब भी ऑब्वियसली दिए जा रहे हैं। अवामी मैंडेट के बाद मियां नवाज शरीफ को बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान अब अदालती मैंडेट भी मिल चुका है। जब तहरीक इंसाफ डॉक्टर ताहिर अल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक और हुकूमत के दरमियान ये सारे मामलात चल रहे थे, धरना भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में जारी था, तो धरना देने वाले और हुकूमत वाले ये दो प्रिंसिपल पार्टीज नहीं थी, बल्कि एक सियासी जिरगा भी बना था और वो भी एक प्रिंसिपल पार्टी थी। दोनों फ्रीकैन से मिलके वो भी बातचीत कर रहे थे। जी हां, आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिरगा सियासी जो नोयत का था, उस सियासी जिरगे के रूह रवां साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट में इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन जनाब रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब, आपने वक्त निकाला। हम ये भी बातचीत करेंगे, बट थोड़ा सा हम जो स्पेशली सिंध की सूरत हाल है पॉलिटिकल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों फ्रीकैन से मिलते रहे, आप जाते थे हुकूमत के पास भी, फिर आप कंटेनर पे भी नजर आते थे। सिराजुल हक साहब भी आपके साथ थे। सिराजुल हक साहब का जो मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी अदालती कमीशन ने बना तो दी अपनी रिपोर्ट, बट जिम्मेदारी फिक्स नहीं की। आप क्या कहेंगे एज रूह रवां ऑफ जिरगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशतर मैं इस पे कमेंट करूं जो आपने बात की, और अपनी तहमीद में यानी प्रीएम्बल में आपने एक पूरी थीसिस बयान किया, तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन कुछ अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ मराहल से गुजरी और इलेक्शन एक ऐसा मरहला है जो हमेशा ही धांधली की नज़र हुआ। एलिगेशन से कभी फ्री इलेक्शन नहीं हुआ। लिहाजा जब ये बात चली पीटीआई की और नून लीग की, तो जिरगे ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और फ़ैसला ये हुआ कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जो एग्रीमेंट बना उसका मैं भी सिग्नेटरी हूँ, जिरगे की हैसियत से भी और पीपल्स पार्टी के मेंबर की हैसियत से भी। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी इसमें, क्योंकि जितने भी कमीशन बनते हैं उनकी फाइंडिंग जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट, लेकिन ये पहला कमीशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसमें ये फैसला हुआ कि जो भी फाइंडिंग आएगी इस जिरगे की, इस कमीशन की, वो नून पे भी और पीटीआई पे भी लाजम होगी कि वो इसको मानेंगे। लिहाजा उसी तनाज़ुर में अगर आप देखें तो अगर इमरान खान साहब ने उसको यस कहा है, उसको वेलकम किया है, ये उस एग्रीमेंट की बदौलत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छा दिया, आगे चलने का दिया है। पेशतर कि मैं इसकी डिसेक्शन करूं प्रॉपरली आपकी इतला के लिए और मेरी आवाम के लिए, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बेसिक ये प्रिंसिपल तो तय हो गया कि अब हुकूमत रहेगी। वो धांधली के जद में आकर जो एक शिक बनी थी कि अगर धांधली हुई सिस्टमैटिक तो मियां नवाज शरीफ साहब रिजाइन कर देंगे, वो खतरा टल गया। मलिक साहब, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि दोनों साइड्स ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर आपने देखा कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी माफ़ी वज़ीर आज़म को माननी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगना आप समझते हैं आप दोनों साइड से? उधर से मैं करूँगा बात जो लीगली हमारी तय हुई थी, वहाँ पे मानना या ना मानना था। मानना था अगर जो भी वर्डिक्ट था, तो लिहाजा माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं पे नहीं लिखा था कि मियां नवाज शरीफ माफ़ी भी मांगेंगे, तो लिहाजा क्योंकि वो नहीं है। हुकूमती ओहदेदारान भी, वुज़रा भी कह रहे हैं कि चूंकि इन्होंने कौम का वक्त ज़ाय किया इमरान खान और उसकी पार्टी ने, तो इमरान खान भी माफ़ी मांगे। तो आप समझते हैं बहरहाल ये माफ़ी तलाफी माफ़ी ख़त्म होनी चाहिए, इससे आगे हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हुकूमत ठहरेगी, हुकूमत चले जो हमारी दवा भी थी, हुकूमत चले, लेकिन
जहां हम ये बात करते हैं, माफियों का मुतालबा फिर बिला जवाब है। बिल्कुल बिला जवाब है, क्योंकि उसका कोई गुंजाइश नहीं है उस एग्रीमेंट में। लेकिन एक चीज ये है कि कोई भी कमीशन बने, कोई इंक्वायरी होती है, उसकी एक ये होता है कि जो कोई इशू है उसको रिड्रेस किया जाए और फिर फ्यूचर में उसको रोकने का क्या तरीकाकार होना चाहिए। पेशतर इसके मैं बात करूं, जो भी आपने शुरू में बात की, मैं इलेक्शन कमीशन का ये पेज 231 पैरा 715 में इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है और वो कुछ ऐसे है, मैं वर्ड कहूँगा, ये ज़रूरी है पढ़ने, कि एन इलेक्शन कुड potentially be organized in an unfair manner but may still represent the overall mandate of the election। उर्दू का तर्जमा ये है कि एक इलेक्शन का इनकाद गैर शफाफ हो सकता है, मैं जोर दे रहा हूं, गैर शफाफ हो सकता है, मगर फिर भी वो लोगों की मैंडेट की अक्कासी कर सकता है। उन्होंने ये नहीं किया कि मैंडेट की अक्कासी कर रहा है या करेगा या किया है, उन्होंने कर सकता है। गैर शफाफ छोड़ दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इसी डाउट की बात कर, और डाउट क्यों छोड़ा उसके लिए थोड़ी चीजें मेरा हाल जरूरी हैं और उसको थोड़ा सा देखना। देखें, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर जो भेजे गए 149 कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजे गए, 149 कॉन्स्टिट्यूशन इजाफी वोट भेजे गए। ये है पेज 170 to 136 पे ये डिस्कस हुआ है। फिर 6802 पोलिंग बैग्स जो हैं वो अनसील हुए, क्यों हुए, वो पेज 121 पे आप पढ़ लीजिएगा। देन 687 पोलिंग बैग्स आर मिसिंग बट नो क्लू वाई, हु टुक इट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसके बाद ये आपका कमीशन कह रहे हैं कि 20,000 फॉर्म जो है 15 वो मिसिंग है, पेज 183 पे। उसके बाद आ गया कि ये जो फॉर्म 15 है, खामियां आप बता रहे हैं, अभी खत्म नहीं की, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ी सी खामियां पढ़ दूं ताकि मैं पूरी तफसील दे दूं, क्योंकि फिर कौम को थोड़ी समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ये तो प्रीएम्बल में कह दिया है कि हुकूमत रहेगी, माफिया नहीं होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आने वाले वक्त को उसको प्रेसिडेंट सेट करते हुए आगे आने वाले वक्त में ये धांधलियां या ये कुताइयां या ये इरेगुलरिटीज या शॉर्टकमिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह देखें, इंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज था जो नादरा को कहा गया लेने के लिए, अंगूठे के निशान तस्दीक कर, मैं पहले इसकी उस पर टोटल जो खर्चा आया वो 2.5 बिलियन रुपीस था, यानी 2.5 अरब रुपए खर्चा आया, उस पे खर्चा आया। लेकिन जब उसकी तफ्तीश की जरूरत महसूस हुई, जब उसकी उस अमल को, जिस अमल को रोकना था, धांधली को या इरेगुलरिटीज को, और वो इंक जो है या डिफॉल्टी डिक्लेयर कर दी गई या उसको ना देखा जा सका। मेरे 2-3 सवाल है हुकूमत से कि ये देखा जाए कि ये 2.5 बिलियन रुपीस जो इंक पे इस्तेमाल हुए थे, क्या उसने किसी को काउंट फॉर किया, किसने ऑर्डर किया, फॉल्टी हुई, फॉल्टी किसने डिक्लेयर किया, वो फोरेंसिक तहकीकात मांगना चाह रहे हैं। मैं इसमें तहकीकात डिमांड कर रहा हूं। 2.5 अरब रुपए जो स्याही पे खर्च हुए उसकी तहकीकात उसके लिए मुझे जो मेरे कमेटी मेंबर्स ने उनके फोन आए काफी कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वो इसका सुओ मोटो ले, और होपफुली मेंबर्स की कंसल्टेशन के बाद ये भी होगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो केयर टेकर सेटअप चीफ मिनिस्टर थे, उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर सी, इंस्ट्रक्शन थी और उनका ये मैंडेटरी राइट था इलेक्शन कराने का। सीएम बलूचिस्तान कहते हैं कि मुझसे पावर विड्रॉ करके चीफ सेक्रेटरी को दे दी गई। अब वो भी एक सीएम पंजाब भी कह रहे हैं, जी, नजम सेठी साहब ने भी यही बयान दिया था कि 10 रोज पहले मेरे से पावर ले ली गई थी, लेकिन मलिक साहब नहीं, ये रिवर्स हो गया ना, मतलब रिवर्स हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को दी दी और इधर सेठी साहब कह रहे हैं कि वो रायवंड चली गई, तो दोनों का फर्क है। बहरहाल विदाउट मुझे ब्रेक लेने मलिक साहब, ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो एनॉमलीज रहमान मलिक साहब बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, मेरे पास भी हैं इसी रिपोर्ट में, तो उनकी रोशनी में हम बातचीत करेंगे। अगर ये खामियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? क्या अदालती कमीशन ने इस हवाले से कोई बात की है? लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक्सक्लूसिव में हम
अदालती कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत कर रहे हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे जो कि वाकई ग्रेव एनॉमलीज लगती हैं। अब ये एक पहला कमीशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको एक इख्तियार दिया गया कि उनके पास CRPC के तहत भी, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत भी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और वो किसी को बुलाने के इख्तियारात थे। तो दो चीज़ें थी कि अगर ये कोताहियाँ या इर्रेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट हुई थी तो कमीशन थोड़ा मेरे हिसाब से टाइम मांग लेते और ये जितनी भी इर्रेगुलरिटीज़ हैं इनको क्वांटिफाई करके इनके खिलाफ एक्शन होता। क्यों एक्शन होता, किसके खिलाफ एक्शन? मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखो, अगर कोई सिविलियन बंदा कोताही करता है, इर्रेगुलरिटी करता है, तो उसको आप जाने देते हैं। अगर कोई प्राइवेट अदारा तो प्राइवेट अदारे के तहत वो अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई कोताही करता है या जानबूझ के किसी को फायदा देता है, खुद को या किसी को, तो वो जो है वो उस एम्बेट में आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के तहत। और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी और क्रिमिनल एक्ट फॉर गिविंग बेनिफिट टू समबडी और टू ओन सेल्फ फॉल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। तो इसको अगर आप उसके साथ पढ़ें तो एक्शन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये धांधली या कोताहियां या उन्होंने ऐसी इर्रेगुलरिटीज की, तो किसी तीनों की सूरत में इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनते हैं। लेकिन आपने पैराज की एग्जांपल दी, मैं भी कुछ पैराज लेके आया जिसमें पैरा नंबर 694 है। वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। आर्टिकल 2018 के तहत तो इलेक्शन कमीशन का काम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराना। फिर पैरा 295 है, वो कहते हैं कि जो अकाउंट था, मटेरियल था, उसको बिल्कुल उस हवाले से अकाउंट नहीं किया गया। पैरा नंबर 699 है, ये भी उसी तरह की बात कर रहा है। ये लग रहा है पैरा नंबर 704 है कि इलेक्शन कमीशन अपनी अफरादी कुव्वत तैयार करे। तो आपका ख्याल है कि जो इनॉमलीज या शॉर्टकमिंग्स इलेक्शन कमीशन के बारे में अदालती कमीशन ने की हैं, जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बनती है? सबसे पहले अर्ज करूंगा कि ये इनॉमलीज नहीं है, दे आर इर्रेगुलरिटीज ऑफ सीवियर काइंड। मैं अगर इजाजत है तो मैं इसको लीगल टर्म में देता हूं आपको। देखो, कानून क्या कहता है? पहले कानून होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर ऑपरेशन होती है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। 4 स्टेप होते हैं। ये चारों स्टेप को किसने करना था? इसने इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन किसके तहत करता है? ये पीपल्स एक्ट 1976 के तहत कर रहा है। उसका सेक्शन 19B क्लियर है, वो इनको पूरी पावर देता है। 22 जो है, 20 का जो सेक्शन 2 है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, ऑपरेशनल पावर्स भी हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स भी हैं, पुलिस पावर्स भी हैं। अगर ये सारी पावर्स थी तो अगर ये कोताही करता है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर या उसका कुछ स्टाफ या एनीबॉडी नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन विच मे बी ए RO, इट मे बी ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मेरा यही मकसद और यही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जब ये कोताहियां हुई और ये इर्रेगुलरिटीज हुई तो उन लोगों से हुई जिनके पास पूरे इख्तियारात थे। अगर छोटी सी एक मिसाल देता हूं मैं कि डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने इलेक्शन को कंक्लूड किया, इलेक्शन का रिजल्ट देना था उसने, तो क्या चाहिए था उसको कि वो जितने उसके पास बैलेट पेपर्स आए थे, लेट से उसके पास 500 आए थे, तो वो देखता 500 में से कंज्यूम कितने हुए हैं, लेट से 300 होते, तो 500 माइनस 300 करके 200 शो करता ना। तो जब 20,000 ऐसे हैं पोलिंग स्टेशन जिनमें ये खुद कमीशन कहते हैं कि वहां पे बैलेट पेपर गए ही नहीं है, तो वहां इलेक्शन ही क्यों शुरू? लेकिन आरओज के बारे में अदालती कमीशन का पैरा 583 कहता है कि ये हम नहीं कह सकते कि उनकी मेल इंटेंशन थी या कोई मेल इंटेंट थी या मेलाफाइडी थी। इस सारे जो भी इनॉमलीज या जो आप कह रहे हैं शॉर्ट, मैं दोबारा इसको इनॉमली नहीं कहता हूं। आपको ड्यूटी दी गई है, आपको मुझे इंटरव्यू करने के लिए, आपको क्वेश्चन करने का हक बनता है। आप सोच के आए हैं ना, एक तय करके आए होंगे कि आपने रहमान मलिक को कैसे रगड़ा देना है, नो लेट्स से कैसे रगड़ा देना है, मैंने कैसे बात करनी है, मैंने कैसे पॉइंट ऑफ व्यू को निकालना है। तो क्या ख्याल है कि RO या डिप्टी प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं कि वो स्कूल के स्टूडेंट से उनका तजर्बा होता है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर फिर मलिक साहब मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूं नीचे। अब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कह रहे हैं, फिर तो अदालती कमीशन के बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने ये, जब मैं यहां पहुंचता हूं उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं। जी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, आपकी सेटिस्फेक्शन करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है
ये क्वेश्चन हम अब जिरगे में भी लेके आए हैं, मैंने किया सिराजुल हक साहब के साथ, क्योंकि हम उसमें सिग्नेटरी हैं। वी वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। बड़ी जो सिंपल बात है कि अगर फॉर्म 15 की जरूरत नहीं थी तो जरूर वो लाए क्यों गए और फिर उनको डाला क्यों गया। और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं थे तो जब डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, अगर वो नहीं थे, क्या लिखा कि जी मेरे पास इतने बैलेट पेपर पता नहीं कौन दे गया, वो खुदाई ताकत देगी थी, मैं वो लेके बना दी है, लिहाजा ये मेरे पास रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो इख्तियारात थे इलेक्शन कमीशन के वो जानबूझकर कुछ जगहों पे इस्तेमाल नहीं हुए। मलिक साहब, मेरा सवाल भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, उन्होंने इरेगुलरिटी नहीं की, तो जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? अभी उसकी चीज मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने वही फैसला देना था, उस बेसिस पे देना था जो एविडेंस उनको प्रोड्यूस की जाती। अब क्योंकि इल्जाम पीटीआई ने लगाया था, ओनस उन पे आता था कि वो प्रूफ्स दें इलेक्शन कमीशन को, ताकि उन प्रूफ्स की एनालिसिस करते हुए दूसरी पार्टियों को एक मिनट मार्च कर लूं। अब तो इलेक्शन कमीशन से हम आगे आ गए ना, अब तो हम अदालती कमीशन अभी नहीं गए ना, हम नहीं आए अभी तक। ये इलेक्शन कमीशन का को देखने के लिए जुडिशियल कमीशन बना। जी बिल्कुल। तो मैं जुडिशियल कमीशन की बात कर रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन का सारा दारोमदार जो इन्वेस्टिगेशन का था, या मैं समझूंगा फैक्ट फाइंडिंग्स का, वो था जो पार्टियों ने उनको ला के मटीरियल दिया। हाँ, अगर जुडिशियल कमीशन अपनी वो पावर्स जो उनको ऑर्डिनेंस के तहत दी गई थी, वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के सारे बैलेट पेपर्स को बुलवा लेता, उन थैलों को मंगवा लेता, उन आरओज को 10-12 को इंटेरोगेट करता, तो पता चल जाता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सबसे पहली तो बात यह है अदालती कमीशन ने फिर आपके ख्याल में क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि वो आरओज या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने ये कोताहियां नहीं, इर्रेगुलरिटीज की, ब्लंडर्स की, मैं कहता हूं कि एक होती है एरर, एक होती है एरर डिलिबरेट एरर, एक है मिस्टेक, डिलिबरेट मिस्टेक, एक ब्लंडर, एक डिलिबरेट ब्लंडर। दिस इज बियॉन्ड दैट। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, बिकॉज कि जो कुछ भी हुआ वो क्रिमिनल इंटेंट के साथ हुआ। तो फिर तो वो धांधली की उन्होंने, फिर तो आप यही कह रहे हैं ना। नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं अभी फिलहाल क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात कर रहा हूं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस मीन क्रिमिनल इरेगुलरिटी। देखे ना, वो तो अभी इस वक्त मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं, कौन भी सोच रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वांटिफाई होनी चाहिए। और इसमें आज जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है, मैं उसको वेलकम करता हूं। उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट पे बात करेंगे, लेकिन नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक के बाद अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट से बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, और मलिक साहब की बातें भी तकरीबन मैं उसी असेसमेंट में ले रहा हूं, लेकिन आगे क्या करना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज एक्सक्लूसिव में आप बातचीत सुन रहे हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट की इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब से। मलिक साहब, आज वजीर आजम ने अपने काबीना के कोलीग और PML की क़यादत के साथ मशावरत की, और उनका कहना था कि अदालती कमीशन ने उनकी पोजीशन को विंडिकेट किया, यानी जो नवाज लीग कह रही थी, उनकी पार्टी कह रही थी, उसको सच साबित किया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर जो मुल्क में हैं, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, अब वो मिल के काम करें। आप प्राइम मिनिस्टर के इस रद्द अमल को क्या कहेंगे? पेशतर कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, आपका एक सवाल रह गया था, उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, जिस पे आपने कहा कि कमीशन ने शायद ये इसको उस अंदाज से नहीं लिया जैसे अंदाज़ा लेना चाहिए था। सेक्शन 4 ऑफ द ऑर्डिनेंस, जो कि सारी पार्टियों के प्लेस रखा गया, फिर उसके बाद वो आया, द कमीशन शैल हैव all the powers of a criminal court under CRPC and that of Civil Court Order Pakistan CPC। अब जब ये सारा कुछ उनके पास था, तो आई थिंक कमीशन चोज नॉट टू एक्सरसाइज दोज पावर्स। अब क्वेश्चन राइजेस कि उन्होंने क्यों नहीं किए। मैं ये समझता हूँ कि जब इनको मैंने कहा था कि 45 डेज कम है, ये कम से कम 3 महीने से 4 महीने तक टाइम होना चाहिए। आपने किसको कहा था? ये मैंने जब हम PTI को कहा, PTI को भी कहा, और मैंने उसको नून लीग को भी कहा इसका टाइम स्पैन बढ़ा दे, लेकिन PTI कह रही थी कि छोटे वक्त में, थोड़े वक्त में, इसलिए कि छोटे वक्त में आप कानून की वो मैंडेटरी टाइम लिमिट्स को सरकमवेंट नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें अगर आप देखें तो वो ना हो सका, लेकिन इसका तो हल है ना। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूं कि हमने आगे बढ़ना है।
अब माफियों वाली बात से निकल जाएं, अब ये धांधली की बातें छोड़ दें, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो onus lies on the government of Pakistan to ensure penal action against all those who had done this criminal negligence. तो लिहाजा मेरी अपील, नहीं मलिक साहब, यहाँ देखें ना, आप कहते हैं कि हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले, हुकूमत तो खुश है कि किसी ने धांधली नहीं की, हुकूमत फिर कैसे एक्शन ले? देखिए बात सुने, ये मुझे बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जब ये धांधली या ये कोताहियां या इरेगुलरिटीज हुई? केयर टेकर सेटअप थे। आप केयर टेकर सेटअप को तो भूल गए बिल्कुल ना, वो तो अब बाहर दे के बैठ कर तमाशा देख रही है जो कैबिनेट थी उस वक्त की या उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। अभी सारी की सारा ब्रंट जो है, तो जिन्होंने धरना दिया वो भी तो केयर टेकर को भूल गए, वो तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे इल्जाम दे रहे थे। को भूल गया है, अगर किसी ने कोताही की है तो मैं याद दिलाता हूँ इन माई कैपेसिटी एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक अदना पीपल्स पार्टी का वर्कर, मैं इसकी पाकिस्तानी सिटीजन की हैसियत से याद लाता हूं। और ये पॉजिटिव जाएगा हुकूमत के लिए कि हुकूमत अगर कमेटी बना देती है और वो सिर्फ इसको क्वांटिफाई करे उन सारी इरेगुलरिटीज को, और वो इरेगुलरिटीज जो क्रिमिनल इंटेंट के तहत और जो क्लफेबल अंडर लॉ उनके खिलाफ एक्शन हो, तो ये सारे का सारा जितना शोर शराबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज यहां खत्म होती मुझे नजर नहीं आ रही, मैं समझता हूं एंड ऑफ दिसंबर तक ये जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी, कुछ लोग कोर्टों में चले जाएंगे। और दूसरा एक चीज बात भूलें कि जुडिशियल कमीशन इज ए कमीशन which has given the recommendations. It is not a verdict of the High Court or Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच नहीं था जुडिशियल कमीशन। जी बिल्कुल, इसलिए अगर कोई जाना चाहे इस वर्डिक्ट, इस जुडिशियल कमीशन के रिपोर्ट के खिलाफ, इस फैक्ट फाइंडिंग के खिलाफ स्टे भी ले सकता है, जा भी सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट करते हुए इन सारी चीजों की जिसकी मैंने बात की है उसकी तशरीह करे। जैसे कोई चीज अगर गैर शफाफ है, उसका बेसिस गैर शफाफ है, तो वो शफाफ कैसे हो सकती है? एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना, अगर आपके पास दूध पड़ा हुआ है उसमें खुदा न खाता थोड़ी गंदगी पड़ी जाती है, तो आप क्योंकि इसमें गंदगी पड़ गई है लिहाजा ये दूध साफ है नहीं कह सकते ना। मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि मेरे लिए एक अच्छी बात यह भी हुई है कि जुडिशियल कमीशन ने कौम को एक रास्ता दिया, एक डेडलॉक को खत्म किया और आने वाले वक्त को सुधारने के लिए होना चाहिए। लेकिन जहां मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त ही ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो ये करें कि जितनी भी ये कोताहियां इरेगुलरिटीज के जो बेसिस बने हैं, वो जो हमारे इलेक्टोरल को देख रही है, जो कमीशन बना है, उसके ये टीओआरस में शामिल होना चाहिए। इस्लाहाती कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि इंतखाबी इस्लाहात को एक्सपेडाइट किया जाए। मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं मलिक साहब कि जैसा हम बात कर रहे हैं, आप जिरगा के रुए रवां थे, उन दिनों में जब सख्त टेंशन थी, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां इमरान खान बातचीत करके वो ज्यादा कंसेशन ले सकते थे लेकिन उन्होंने लूज किया? तो वो ये था कि अगर ये सिस्टमैटिक का वर्ड न लाते तो शायद ये जो रेगुलेटरीज हैं वो उसको कवर कर जाती धांधली को। यानी टीओआर में सिस्टमैटिक का लफ्ज लाना, ये उस वक्त मैंने डिस्कशन भी की थी, मैंने यही कहा था कि इरेगुलरिटी वेदर इज सिस्टमैटिक और ऑन सिस्टमैटिक, तो अब क्योंकि सिस्टमैटिक का एक लफ्ज जो है कि बहुत कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि ये नहीं था इसलिए सिस्टमैटिक है। और आपने बहुत से जोक्स भी पढ़े होंगे, बहुत से आजकल क्या लोग पब्लिक के चीजें भी बता रहे हैं कि अगर कोई कहे कि भी आप गए थे क्राइम करने के, क्या क्राइम करने आप ऑर्गेनाइज होकर गए थे, 10 डाकू जाते हैं भी, पहले आप ऑर्गेनाइज हुए थे जाके घर में डाका डालने के लिए, तो क्या ऑर्गेनाइज होना जरूरी है किसी चीज को करने के लिए? क्या आप ये इस परसेप्शन से इत्तेफाक करते हैं कि धरना जब खत्म हुआ उससे बहुत पहले लोगों ने कहा कि जी धरना तो बहुत पहले खत्म हो गया था जब ताहिरुल कादरी चले गए थे, वाकई ये ऐसा ही था? जी बिल्कुल, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि मैं गया था ताहिरुल कादरी साहब के पास, तो मैं उनको पसंद करता हूँ, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और इस्लामी नॉलेज है उनका बहुत ज़्यादा, जहाँ दीदा इंसान है। मुझे उन्होंने बड़ा सवाल किया कि मलिक साहब क्या करना चाहिए ये, तो मैंने उनसे एक ही बात की, वो जिंदा उनसे पूछ ले, मैंने कहा जी काजी साहब मुझे ही लगता कि आपको अगर कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपकी दोनों की एक मुझे एक पार्टीजन नज़र आ रही है, उसमें मेरा नहीं ख्याल है काबिज, और मेरी एडवाइस ये होगी कि आप हुकूमत से बातचीत करके या कोई ऐसा रास्ता निकाल लें इज़्ज़त का और चले जाएं। और याद है फिर मैंने एक कहा था कि मैं बेस बदल के गया और मैं ये देखा कि वो धरना ख़त्म हो रहा है, वो बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ये धरना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने उसको लीक, क्योंकि मैं जाता वैसे ही हूँ
मॉनिटर करने गए थे आप? तो कह दिया था, मैं गया लोगों में, तो लोगों की मैंने फीलिंग्स भी देखी कि लोग परेशान थे। तो लिहाजा वो जो धरना खत्म हुआ था, वो धरना खत्म करने के लिए जो रोल जिरगे ने अदा किया था, उसकी कभी हिस्ट्री बताएगी कि बहुत काम करना पड़े हमें। और मैं शुक्रगुजार हूँ वैसे, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस सिलसिले में मिला, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव मौक़िफ़ दिया। और उनको पूछ लीजिए, आज भी वो याद करेंगे, मैंने कहा इसका हल सिर्फ जुडिशल कमीशन है और कुछ नहीं है। मलिक साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी सी अब बात करेंगे सिंध में जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है उस हवाले से, लेकिन नादरीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। आज एक्सक्लूसिव में हम बातचीत कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब से। मलिक साहब, जिरगा आपने बनाया था वो चलता रहा, अब थोड़ा सिंध की तरफ चलते हैं, कराची की तरफ चलते हैं। आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, और माशाल्लाह आप दुबई कराची मामलात को बड़ा सेटल करते रहते हैं। ये काबीना में भी तब्दीलियां हुई, फिर वो डीसी भी बदले, वाकई ये किसी के कहने पे चेंजेस लानी पड़ी आपकी हुकूमत? मैं फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, सिर्फ सिंध का नहीं था। तो आप मुझे ये क्यों नहीं चलते चले लाहौर में पूछते हैं कि लाहौर में 257 बंदे वाघा में मर गए थे, वहाँ ये कोताहियाँ हैं। हम क्यों नहीं चाहते कि KPK में चलते हैं, वहाँ इतनी कोताहियाँ हैं कि 145 बच्चे शहीद हो गए, आज तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई सामने नहीं आया। तो हम उनसे पूछेंगे ना, ये तो हम उनसे पूछेंगे। मैं फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर हूँ ना, हम उनसे पूछेंगे ना। यही कह रहा, मैं फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का था। मुझे खुशी होती कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन न करते। आपकी पार्टी की हुकूमत है ना सिंध में, आपकी पार्टी की सवाल कर लिया है। लेकिन मैं दूसरे भी मीडिया के दोस्तों को कहूंगा कि हर तरफ जो है ना, वो मार पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज ना बनाएं, उसी को प्रेसिडेंट बना के ना चलाया करें। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खतरात में भी आई, प्रॉब्लम्स में भी आई, और हमने निकल के भी दिखाया, और अब भी हमने देखा कैसे हम निकले। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाना चीफ मिनिस्टर का स्वाबदीदी हक है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ शिकायतें हैं, कुछ अखबारों में आ रहा है, कुछ मीडिया की आप जैसे दोस्त बहुत क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए थे, और ये जो रद्दोबदल होता रहता है। पंजाब में मुझे बताएं, ये शिकायतें जो थी मलिक साहब, ये जेन्युइन थी या बस सुनी सुनाई पे? ये ऐसे ही थी, देखे ना, जब कोई शिकायत आ जाती है तो आपको एक्शन लेना पड़ता है। हमारे दोस्त सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब को हटा दिया था उन्होंने, कभी कोई आपने सवाल नहीं किया, अभी वापस आ गए, कभी सवाल नहीं किया। लेकिन हम बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये एक किसी के कहने पे एडवाइस हो सकती है, एडवाइस हमेशा ली जाती है। ये तो इस्लाम में भी जायज़ है कि आप जरूर एडवाइस ले दोस्तों की। एडवाइस बहुत सारी आती है, इंटेलिजेंस की भी आती है, रेंजर्स की भी आती है, पुलिस की भी आती है, हमारे जैसे रेंजर्स की एडवाइस थी कि इनको चेंज किया जाए। एक्सक्लूसिवली नहीं कह रहा हूँ, एक कंसेंसस थी। एपेक्स कमेटी इज नॉट ओनली रेंजर्स, एपेक्स कमेटी में कोर कमांडर है, रेंजर्स है, पुलिस है। एपेक्स कमेटी की एडवाइस थी, एपेक्स कमेटी की एडवाइस नहीं थी कि कैबिनेट को चेंज कर दो। उन्होंने कहा जी थोड़ी जो गवर्नर्स को है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस वेंजेस होनी चाहिए, तो उसमें चेंजेस में उन्होंने जो जैसे एडवाइस किया उसको लेके चले, और हम उसको नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर एडवाइस के साथ और दोस्तों की मदद के साथ हम पीस ला सकते हैं, जैसे पुलिस और रेंजर ने बहुत अच्छा काम किया है सिंध में, हम दोनों को अप्रिशिएट करते हैं। और रेंजर बनाने वाली भी तो सिंध गवर्नमेंट थी, रेंजर्स को लाने वाली सिंध। अच्छा मलिक साहब, अब चूंकि सिंध की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि लंदन में अब PTI और MKM आमने सामने है। पहले दोनों पार्टीज आमने सामने आई, फिर PTI ने मुजाहरा किया, अब 2 अगस्त को MKM कर रही है। मुल्क का मसला है, मुल्क का सियासी इशू है, ये दुनिया के सामने अब उठाया जा रहा है। पहले पाकिस्तान का एक इमेज था कि ग्रीन पासपोर्ट दिखाते थे तो हमें वो टेररिस्ट डिक्लेयर करते थे कि ये टेररिस्ट है, कहते लहदा लाइन में खड़े हो जाओ। तो मैं ये समझता हूँ ये ऐसी ही चीज़ों से है। अगर कोई MQM का और PTI का कोई डिस्प्यूट है तो मेरा पाकिस्तान बड़ा अच्छा फोरम है जहाँ पे हल हो सकता, हो भी रहा है। लेकिन कल मैं जैसे कुर्सियां चलते देख रहा था, बोतलें चलते देख रहा था, और मुझे यकीन करे लंदन की गली लंदन की नहीं लग रही थी, मुझे कोई सुल्तान राही की फिल्मों में जैसे वो दंदासे लेके लोग चल रहे थे, वो दंदासे इस्तेमाल होते नजर आए। तो मेरे कौम को हम सुल्तान राही की रवश में चलाने की बजाय हमें एक सोफिस्टिकेटेड कौम की हैसियत से, अगर आपको कुछ करना भी है जाके तो आप रजिस्टर कर दें लिख के कि ये है। लेकिन जिस तरह का मसारा कल हुआ, और फिर कुछ लोग ऐसे हालात को लेते हुए जिस सियासत को आगे ले जाना चाहते हैं, या अगर उनका क्लाउट है किसी जगह पे,
तो उस क्लाउड को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो नहीं होना चाहिए। आज भी जब बात कर रहे हैं MQM की और PTI की, मेरी आज भी ये अपील है सारी लीडरशिप पे, बिलखसूस अल्ताफ भाई से भी और इमरान खान से, मियां नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी साहब से, ANP के लीडर हैं असफंद यार साहब उनसे, JU के मौलाना फजल रहमान साहब से कि एक गुलदस्ता बनने, खुशबू निकालें, अच्छी खुशबू दें और वो खुशबू मलिक साहब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन पीस के लिए वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल जो मैं जरूर पूछना चाह रहा हूं कि आपके दौर में आप अफगानिस्तान जाते रहे, इंटीरियर मिनिस्टर आतमार साहब से मिलते रहते थे, अब पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है तालिबान और अफगान हुकूमत के मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा अपनी हुकूमत से और जो भी इसके फैसिलिटेटर हैं कि व्हाट इज इन इट फॉर पाकिस्तान। इसलिए कि हमारे चीफ टेररिस्ट मुल्ला फजलुल्लाह जो है और फकीर मोहम्मद वहाँ बैठे हुए हैं। अब ये जो यहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है ये तो जो है ज़रूरत ईजाद की माँ है। अब जब देखते हैं अफगानी तालिबान के दैश आ गई है, अफगानी तालिबान जो कि ऑलरेडी लड़ रहे थे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ, अब मुझे अफगानी गवर्नमेंट और अफगान तालिबान जो इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं अगेंस्ट दैश, तो दैश क्या हमारी दुश्मन नहीं है? क्या हमारे जो तालिबान है उनके साथ उनकी दोस्ती नहीं है? क्या दैश पाकिस्तान में नहीं है? मेरे पहले बयानों को हमेशा लोग लेते थे कि दैश नहीं है, लेकिन मुझे सफूरा कोट में क्या हुआ, शायद ने बयान कह दिए, खरसानी ने कह दिए, और उसके बाद शायद के अलावा एहसान ने क्या कहा। बेसिकली मेरा मकसद ये है, मेरी हुकूमत को एडवाइस ये कि आज आप अमेरिका के पास गए हैं कि हमारी हेल्प करें अगेंस्ट दैश, तो जब मैंने 6 महीने पहले कहा था कोई टास्क फोर्स बन जाती ना, अभी भी मैं समझूंगा कि इस एजेंडे में ये मामला भी होना चाहिए। नंबर 1 कि अगर दैश के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करनी या दैश के खिलाफ आपने एक्शन करना है तो वो बाईलैटरल नहीं होना चाहिए, वो ट्राईलैटरल होना चाहिए। उस ट्राईलैटरल का मेरा मतलब यह है कि उसमें पाकिस्तान भी होना चाहिए। जब दैश के खिलाफ एक्शन होगा और अगर बायलैटरल हो गया डिसाइड बिटवीन अफगानी गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट, आवर गवर्नमेंट शुड बी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट कि देश के खिलाफ अगर एक्शन अमेरिकन के साथ मिलके अफगानियों के साथ मिलके वहां होता है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि आने वाले वक्त में जो दैश है वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक वबाल जान बनेगी। सिर्फ फर्क ये था कि पहले अलकायदा ईस्ट से वेस्ट गया था, अब दैश वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बहुत शुक्रिया सेनेटर रहमान मलिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नादरीन, आपने साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब की बातचीत सुनी। मुल्की मामलात पर ही वो अपना तबसरा दे रहे थे। हमारी तरफ से इतना कुछ। शौकत पिराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। उन्होंने इरेगुलरिटी नहीं की तो जिम्मेदारी किस पे डाली जाए? अभी उसकी चीज मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने वही फैसला देना था, उस बेसिस पे देना था जो एविडेंस उनको प्रोड्यूस की जाती। अब क्योंकि इल्जाम PTI ने लगाया था, ओनस उन पे आता था कि वो प्रूफ्स दें इलेक्शन कमीशन को, ताकि उन प्रूफ्स की एनालिसिस करते हुए दूसरी पार्टियों को एक मिनट कर लूं। अब तो इलेक्शन कमीशन से हम आगे आ गए ना, अब तो हम अदालती कमीशन अभी नहीं गए ना, हम नहीं आए अभी तक। ये इलेक्शन कमीशन को देखने के लिए जुडिशियल कमीशन बना। जी बिल्कुल। तो मैं जुडिशियल कमीशन की बात कर रहा हूं कि जुडिशियल कमीशन का सारा दारोमदार जो इन्वेस्टिगेशन का था, या मैं समझूंगा फैक्ट फाइंडिंग्स का, वो था जो पार्टियों ने उनको ला के मटीरियल दिया। हाँ, अगर जुडिशियल कमीशन अपनी वो पावर्स जो उनको ऑर्डिनेंस के तहत दी गई थी, वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के सारे बैलेट पेपर्स को बुलवा लेता, उन थैलों को मंगवा लेता, उन ROs को 10-12 को इंटेरोगेट करता, तो पता चल जाता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सबसे पहली तो बात यह है अदालती कमीशन ने फिर आपके ख्याल में क्यों नहीं बुलाया? इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि वो ROs या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने ये कोताहियां नहीं, इर्रेगुलरिटीज की, ब्लंडर्स की, मैं कहता हूं कि एक होती है एरर, एक होती है एरर डिलिबरेट एरर, एक है मिस्टेक, डिलिबरेट मिस्टेक, एक ब्लंडर, एक डिलिबरेट ब्लंडर। दिस इज बियॉन्ड दैट। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है, बिकॉज कि जो कुछ भी हुआ वो क्रिमिनल इंटेंट के साथ हुआ। तो फिर तो वो धांधली की उन्होंने, फिर तो आप यही कह रहे हैं ना। नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं अभी फिलहाल क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात कर रहा हूं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस मीन क्रिमिनल इरेगुलरिटी। देखे ना, वो तो अभी इस वक्त मैं भी सोच रहा हूं, आप भी सोच रहे हैं, कौन भी सोच रही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वांटिफाई होनी चाहिए। और इसमें आज जो मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है, मैं उसको वेलकम करता हूं। उन्होंने ये कहा, स्टेटमेंट पे बात करेंगे, लेकिन नाजरीन ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अदालती कमीशन की रिपोर्ट से बहुत लोग
सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे, और मलिक साहब की बातें भी तकरीबन मैं उसी असेसमेंट में ले रहा हूं। लेकिन आगे क्या करना है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आज एक्सक्लूसिव में आप बातचीत सुन रहे हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट की इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब से। मलिक साहब, आज वजीर आज़म ने अपने काबीना के कोलीग और PML की क़यादत के साथ मुशावरत की और उनका कहना था कि अदालती कमीशन ने उनकी पोजीशन को विंडिकेट किया, यानी जो नवाज लीग कह रही थी, उनकी पार्टी कह रही थी, उसको सच साबित किया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर जो मुल्क में हैं, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, अब वो मिल के काम करें। आप प्राइम मिनिस्टर के इस रद्द अमल को क्या कहेंगे? पेशतर कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, आपका एक सवाल रह गया तो उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है, जिस पे आपने कहा कि कमीशन ने शायद ये इसको उस अंदाज से नहीं लिया जैसे अंदाज़ा लेना चाहिए था। सेक्शन 4 ऑफ द ऑर्डिनेंस, जो कि सारी पार्टियों के प्लेस रखा गया, फिर उसके बाद वो आया, द कमीशन शैल हैव all the powers of a criminal court under CRPC and that of Civil Court Order Pakistan CPC। अब जब ये सारा कुछ उनके पास था तो आई थिंक कमीशन चोज नॉट टू एक्सरसाइज दोज पावर्स। अब क्वेश्चन राइजेस कि उन्होंने क्यों नहीं किए। मैं ये समझता हूँ कि जब इनको मैंने कहा था कि 45 डेज कम है, ये कम से कम 3 महीने से 4 महीने तक टाइम होना चाहिए। आपने किसको कहा था? ये मैंने जब हम PTI को कहा, PTI को भी कहा और मैंने उसको नून लीग को भी कहा इसका टाइम स्पैन बढ़ा दे, लेकिन PTI कह रही थी कि छोटे वक्त में, थोड़े वक्त में, इसलिए कि छोटे वक्त में आप कानून की वो मैंडेटरी टाइम लिमिट्स को सरकमवेंट नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें अगर आप देखें तो वो ना हो सका, लेकिन इसका तो हल है ना। सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट को वेलकम करता हूँ कि हमने आगे बढ़ना है, अब माफियों वाली बात से निकल जाएं, अब ये धांधली की बातें छोड़ दें। लेकिन जिन लोगों ने किया है वो ओनस लाइज ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इंश्योर पीनल एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज who had done this criminal negligence। तो लिहाजा मेरी अपील नहीं मलिक साहब, यहाँ देखें ना, आप कहते हैं कि हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन ले। हुकूमत तो खुश है कि किसी ने धांधली नहीं की, हुकूमत फिर कैसे एक्शन ले? देखिए बात सुने, ये मुझे बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी जब ये धांधली या ये कोताहियाँ या इरेगुलरिटीज हुई? केयर टेकर सेटअप थे। आप केयर टेकर सेटअप को तो भूल गए बिल्कुल ना। वो तो अब बाहर दे के बैठ कर तमाशा देख रही है जो कैबिनेट थी उस वक्त की या उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। अभी सारी की सारा ब्रंट जो है, तो जिन्होंने धरना दिया वो भी तो केयर टेकर को भूल गए, वो तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे इल्जाम दे रहे थे। केयर टेकर को भूल गया है। अगर किसी ने कोताही की है तो मैं याद दिलाता हूँ, इन माई कैपेसिटी एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एक अदना पीपल्स पार्टी का वर्कर, मैं इसकी पाकिस्तानी सिटीजन की हैसियत से याद लाता हूं। और ये पॉजिटिव जाएगा हुकूमत के लिए कि हुकूमत अगर कमेटी बना देती है और वो सिर्फ इसको क्वांटिफाई करे उन सारी इरेगुलरिटीज को, और वो इरेगुलरिटीज जो क्रिमिनल इंटेंट के तहत और जो क्लफेबल अंडर लॉ उनके खिलाफ एक्शन हो, तो ये सारे का सारा जितना शोर शराबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज यहां खत्म होती मुझे नजर नहीं आ रही। मैं समझता हूं एंड ऑफ दिसंबर तक ये जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी, कुछ लोग कोर्टों में चले जाएंगे। और दूसरा एक चीज बात भूलें कि जुडिशियल कमीशन इज ए कमीशन which has given the recommendations. It is not a verdict of the High Court or Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच नहीं था जुडिशियल कमीशन। जी बिल्कुल। इसलिए अगर कोई जाना चाहे इस वर्डिक्ट, इस जुडिशियल रिपोर्ट के खिलाफ, इस फैक्ट फाइंडिंग के खिलाफ स्टे भी ले सकता है, जा भी सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट करते हुए इन सारी चीज़ों की जिसकी मैंने बात की है उसकी तशरीह करे। जैसे कोई चीज़ अगर गैर शफाफ है, उसका बेसिस गैर शफाफ है, तो वो शफाफ कैसे हो सकती है? एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना। अगर आपके पास दूध पड़ा हुआ है, उसमें खुदा न खाता थोड़ी गंदगी पड़ी जाती है, तो आप क्योंकि इसमें गंदगी पड़ गई है लिहाजा ये दूध साफ है नहीं कह सकते ना। मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि मेरा लिए एक अच्छी बात यह भी हुई है कि जुडिशियल कमीशन ने कौम को एक रास्ता दिया, एक डेडलॉक को खत्म किया और आने वाले वक्त को सुधारने के लिए होना चाहिए। लेकिन जहां मैं मियां नवाज शरीफ साहब की बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त ही ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो ये करें कि जितनी भी ये कोताहियां इरेगुलरिटीज के जो बेसिस बने हैं, वो जो हमारे इलेक्टोरल को देख रही है, जो कमीशन बना है, उसके ये टीओआरस में शामिल होना चाहिए। इस्लाहाती कमेटी जो पार्लियामेंट की बनी है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि इंतखाबी इस्लाहात को एक्सपेडाइट किया जाए।
मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं मलिक साहब कि जैसा हम बात कर रहे हैं, आप जिरगा के रूए रवां थे, उन दिनों में जब सख्त टेंशन थी, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां इमरान खान बातचीत करके वो ज्यादा कंसेशन ले सकते थे लेकिन उन्होंने लूज किया? तो वो ये था कि अगर ये सिस्टमेटिक वर्ड न लाते तो शायद ये जो रेगुलेटरीज हैं वो उसको कवर कर जाती धांधली को। यानी टीओआर में सिस्टमेटिक का लफ्ज लाना, ये उस वक्त मैंने डिस्कशन भी की थी, मैंने यही कहा था कि इरेगुलरिटी वेदर सिस्टमेटिक और ऑन सिस्टमेटिक, तो अब क्योंकि सिस्टमेटिक का एक लफ्ज जो है कि बहुत कुछ लिखा जाएगा, क्योंकि ये नहीं था इसलिए सिस्टमेटिक है। और आपने बहुत से जोक्स भी पढ़े होंगे, बहुत से आजकल क्या लोग पब्लिक के चीजें भी बता रहे हैं कि अगर कोई कहे कि भी आप गए थे क्राइम करने के, क्या क्राइम करने आप ऑर्गेनाइज होकर गए थे, 10 डाकू जाते हैं भी, पहले आप ऑर्गेनाइज हुए थे जाके घर में डाका डालने के लिए, तो क्या ऑर्गेनाइज होना जरूरी है किसी चीज को करने के लिए? क्या आप ये इस परसेप्शन से इत्तेफाक करते हैं कि धरना जब खत्म हुआ उससे बहुत पहले लोगों ने कहा कि जी धरना तो बहुत पहले खत्म हो गया था जब ताहिरुल कादरी चले गए थे, वाकई ये ऐसा ही था? जी बिल्कुल। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि मैं गया था ताहिरुल कादरी साहब के पास, तो मैं उनको पसंद करता हूँ, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और इस्लामी नॉलेज है उनका बहुत ज़्यादा, जहाँ दीदा इंसान है। मुझे उन्होंने बड़ा सवाल किया कि मलिक साहब क्या करना चाहिए ये, तो मैंने उनसे एक ही बात की, वो जिंदा उनसे पूछ ले। मैंने कहा जी कादरी साहब मुझे ही लगता कि आपको अगर कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपकी दोनों की एक मुझे एक पार्टीजन नज़र आ रही है, उसमें मेरा नहीं ख्याल है काबिज। और मेरी एडवाइस ये होगी कि आप हुकूमत से बातचीत करके या कोई ऐसा रास्ता निकाल लें इज़्ज़त का और चले जाएं। और याद है फिर मैंने एक कहा था कि मैं भेस बदल के गया और मैं ये देखा कि वो धरना ख़त्म हो रहा है। वो बेसिकली मुझे इन्फॉर्मेशन थी कि ये धरना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने उसको लीक, क्योंकि मैं जाता वैसे ही हूँ, मॉनिटर करने गए थे आप, तो कह दिया था। मैं गया लोगों में, तो लोगों की मैंने फीलिंग्स भी देखी कि लोग परेशान थे, तो लिहाजा वो जो धरना ख़त्म हुआ था, वो धरना ख़त्म करने के लिए जो रोल जिरगे ने अदा किया था उसकी कभी हिस्ट्री बताएगी कि बहुत काम करना पड़े हमें। और मैं शुक्रगुजार हूँ वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस सिलसिले में मिला उन्होंने हमेशा पॉजिटिव मौक़िफ़ दिया, और उनको पूछ लीजिए आज भी वो याद करेंगे। मैंने कहा इसका हल सिर्फ जुडिशल कमीशन है और कुछ नहीं है। मलिक साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी सी अब बात करेंगे सिंध में जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है उस हवाले से, लेकिन नादरीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन, आज एक्सक्लूसिव में हम बातचीत कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब से। मलिक साहब, जिरगा आपने बनाया था वो चलता रहा, अब थोड़ा सिंध की तरफ चलते हैं, कराची की तरफ चलते हैं। आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है और माशाल्लाह आप दुबई कराची मामलात को बड़ा सेटल करते रहते हैं। ये काबीना में भी तब्दीलियां हुई, फिर वो डीसी भी बदले, वाकई ये किसी के कहने पे चेंजेस लानी पड़ी आपकी हुकूमत को? मैं फार्मर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक्सक्लूसिव में मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। 2013 के आम इंतखाबात का ऑडिट करने वाले अदालती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट मंजर पर भी आ गई। हम समझते थे कि शायद इस रिपोर्ट के आने के बाद मुल्क में जो बहुत सारे सवालात थे वो ख़त्म हो जाएंगे और अब बिजनेस एज यूजुअल के तौर पर मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन से रिपोर्ट आई है आज तक ये सवालात पूछे जा रहे हैं, जवाब भी ऑब्वियसली दिए जा रहे हैं। अवामी मैंडेट के बाद मियां नवाज शरीफ को बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान अब अदालती मैंडेट भी मिल चुका है। जब तहरीक इंसाफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक और हुकूमत के दरमियान ये सारे मामला चल रहे थे, धरना भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में जारी था, तो धरना देने वाले और हुकूमत वाले ये दो प्रिंसिपल पार्टीज नहीं थी, बल्कि एक सियासी जिरगा भी बना था और वो भी एक प्रिंसिपल पार्टी थी। दोनों फ्रीकैन से मिलके वो भी बातचीत कर रहे थे। जी हां, आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिरगा सियासी जो नोयत का था, उस सियासी जिरगे के रूह रवां साबिक वफाकी वजीर दाखिला, सेनेट में इंटीरियर की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन जनाब रहमान मलिक साहब। बहुत शुक्रिया
साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, आपने वक्त निकाला, हम ये भी बातचीत करेंगे, बट थोड़ा सा हम जो स्पेशली सिंध की सूरत हाल है पॉलिटिकल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोनों फ्री कैन से मिलते रहे, आप जाते थे हुकूमत के पास भी, फिर आप कंटेनर पे भी नजर आते थे, सिराजुल हक साहब भी आपके साथ थे। सिराजुल हक साहब का जो मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी अदालती कमीशन ने बना तो दी अपनी रिपोर्ट, बट जिम्मेदारी फिक्स नहीं की। आप क्या कहेंगे एज रूह रवा ऑफ जिरगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशतर मैं इस पे कमेंट करूं जो आपने बात की, और अपनी तहमीद में यानी प्रीएम्बल में आपने एक पूरी थीसिस बयान किया, तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन कुछ अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ मराहल से गुजरी, और इलेक्शन एक ऐसा मरहला है जो हमेशा ही धांधली की नज़र हुआ। एलिगेशन से कभी फ्री इलेक्शन नहीं हुआ। लिहाजा जब ये बात चली पीटीआई की और नून लीग की, तो जिरगे ने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और फैसला ये हुआ कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जो एग्रीमेंट बना उसका मैं भी सिग्नेटरी हूँ, जिरगे की हैसियत से भी और पीपल्स पार्टी के मेंबर की हैसियत से भी। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी इसमें, क्योंकि जितने भी कमीशन बनते हैं उनकी फाइंडिंग जो होती है वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट, लेकिन ये पहला कमीशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसमें ये फैसला हुआ कि जो भी फाइंडिंग आएगी इस जिरगे की, इस कमीशन की, वो नून पे भी और पीटीआई पे भी लाजम होगी कि वो इसको मानेंगे। लिहाजा उसी तनाज़ुर में अगर आप देखें तो अगर इमरान खान साहब ने उसको यस कहा है, उसको वेलकम किया है, ये उस एग्रीमेंट की बदौलत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छा दिया, आगे चलने का दिया है। पेशतर कि मैं इसकी डिसेक्शन करूं प्रॉपरली आपकी इतला के लिए और मेरी आवाम के लिए, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बेसिक ये प्रिंसिपल तो तय हो गया कि अब हुकूमत रहेगी। अब वो धांधली के जद में आकर जो एक शिक बनी थी कि अगर धांधली हुई सिस्टमैटिक तो मियां नवाज शरीफ साहब रिजाइन कर देंगे, वो खतरा टल गया। मलिक साहब, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि दोनों साइड्स ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर आपने देखा कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी माफ़ी वज़ीर आज़म को माननी चाहिए, तो क्या माफ़ी मांगना आप समझते हैं आप दोनों साइड से? उधर से मैं करूंगा बात जो लीगली हमारी तय हुई थी, वहां पे मानना या ना मानना था। मानना था अगर जो भी वर्डिक्ट था, तो लिहाजा माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में कहीं पे नहीं लिखा था कि मियां नवाज शरीफ माफ़ी भी मांगेंगे, तो लिहाजा क्योंकि वो नहीं है। हुकूमती ओहदेदारान भी, वुज़रा भी कह रहे हैं कि चूंकि इन्होंने कौम का वक्त ज़ाय किया इमरान खान और उसकी पार्टी ने, तो इमरान खान भी माफी मांगे। तो आप समझते हैं बहरहाल ये माफी तलाफी माफी खत्म होनी चाहिए, इससे आगे हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हुकूमत ठहरेगी, हुकूमत चले, जो हमारी दवा भी थी, हुकूमत चले, लेकिन जहां हम ये बात करते हैं माफियों का मुतालबा फिर बिला जवाब है। बिल्कुल बिला जवाब है, क्योंकि उसका कोई गुंजाइश नहीं है उस एग्रीमेंट में। लेकिन एक चीज ये है कि कोई भी कमीशन बने, कोई इंक्वायरी होती है, उसकी एक ही होता है कि जो कोई इशू है उसको रिड्रेस किया जाए और फिर फ्यूचर में उसको रोकने का क्या तरीकाकार होना चाहिए। पेशतर इसके मैं बात करूं, जो भी आपने शुरू में बात की, मैं इलेक्शन कमीशन का ये पेज 231 पैरा 715 में इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा है, और वो कुछ ऐसे है, मैं वर्ड कहूँगा, ये ज़रूरी है पढ़ने, कि एन इलेक्शन कुड potentially be organized in an unfair manner but may still represent the overall mandate of the election। उर्दू का तर्जमा ये है कि एक इलेक्शन का इनकाद गैर शफाफ हो सकता है, मैं जोर दे रहा हूं, गैर शफाफ हो सकता है, मगर फिर भी वो लोगों की मैंडेट की अक्कासी कर सकता है। उन्होंने ये नहीं किया कि मैंडेट की अक्कासी कर रहा है या करेगा या किया है, उन्होंने कर सकता है। गैर शफाफ छोड़ दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं इसी डाउट की बात कर, और डाउट क्यों छोड़ा उसके लिए थोड़ी चीजें मेरा ख्याल जरूरी हैं और उसको थोड़ा सा देखना। देखें, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर जो भेजे गए 149 कॉन्स्टिट्यूंसी को भेजे गए,
149 कॉन्स्टिट्यूशन को इजाफी वोट भेजेगा। ये है पेज 170 टू 136 पे ये डिस्कस हुआ है। फिर 6802 पोलिंग बैग्स जो हैं वो अनसील हुए, क्यों हुए, वो पेज 121 पे आप पढ़ लीजिएगा। देन 687 पोलिंग बैग्स आर मिसिंग बट नो क्लू व्हाई, हु टुक इट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसके बाद ये आपका कमीशन कह रहे हैं कि 20,000 फॉर्म जो है 15 वो मिसिंग है, पेज 183 पे। उसके बाद आ गया कि ये जो फॉर्म 15 है, खामियां आप बता रहे हैं, अभी खत्म नहीं की, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ी सी खामियां पढ़ दूं ताकि मैं पूरी तफसील दे दूं, क्योंकि फिर कौम को थोड़ी समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ये तो प्रीएम्बल में कह दिया है कि हुकूमत रहेगी, माफिया नहीं होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आने वाले वक्त को उसको प्रेसिडेंट सेट करते हुए आगे आने वाले वक्त में ये धांधलियां या ये कुताइयां या ये इरेगुलरिटीज या शॉर्टकमिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह देखें, इंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज था जो नादरा को कहा गया लेने के लिए, अंगूठे के निशान तस्दीक करने मैं पहले इसकी उस पर टोटल जो खर्चा आया वो 2.5 बिलियन रुपीस था, यानी 2.5 अरब रुपए खर्चा आया, उस पे खर्चा आया। लेकिन जब उसकी तफ्तीश की जरूरत महसूस हुई, जब उसकी उस अमल को, जिस अमल को रोकना था, धांधली को या इरेगुलरिटीज को, और वो इंक जो है या डिफॉल्टी डिक्लेयर कर दी गई या उसको ना देखा जा सका। मेरे 2-3 सवाल है हुकूमत से कि ये देखा जाए कि ये 2.5 बिलियन रुपीस जो इंक पे इस्तेमाल हुए थे, क्या उसने किसी को काउंट फॉर किया, किसने ऑर्डर किया, फॉल्टी हुई, फॉल्टी किसने डिक्लेयर किया, वो फोरेंसिक तहकीकात मांगना चाह रहे हैं। मैं इस पे तहकीकात डिमांड कर रहा हूं। 2.5 अरब रुपए जो स्याही पे खर्च हुए उसकी तहकीकात उसके लिए मुझे जो मेरे कमेटी मेंबर्स ने उनके फोन आए काफी कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है वो इसका सुओ मोटो ले, और होपफुली मेंबर्स की कंसल्टेशन के बाद ये भी होगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो केयर टेकर सेटअप चीफ मिनिस्टर थे, उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये ऑर्डर सी, इंस्ट्रक्शन थी और उनका ये मैंडेटरी राइट था इलेक्शन कराने का। सीएम बलूचिस्तान कहते हैं कि मुझसे पावर विड्रॉ करके चीफ सेक्रेटरी को दे दी गई। अब वो भी एक सीएम पंजाब भी कह रहे हैं जी, नजम सेठी साहब ने भी यही बयान दिया था कि 10 रोज पहले मेरे से पावर ले ली गई थी, लेकिन मलिक साहब नहीं, ये रिवर्स हो गया ना, मतलब रिवर्स हुआ। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को दी और इधर सेठी साहब कह रहे हैं कि वो रायवन चली गई, तो दोनों का फर्क है। बहरहाल विदाउट मुझे ब्रेक लेने मलिक साहब, ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो एनॉमलीज रहमान मलिक साहब बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, मेरे पास भी हैं इसी रिपोर्ट में, तो उनकी रोशनी में हम बातचीत करेंगे। अगर ये खामियां हैं, इरेगुलरिटीज हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी का तयन कौन करेगा? क्या अदालती कमीशन ने इस हवाले से कोई बात की है? लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक्सक्लूसिव में हम अदालती कमीशन की रिपोर्ट पर बातचीत कर रहे हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक साहब। मलिक साहब, आप कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे जो कि वाकई ग्रेव एनॉमलीज लगती हैं। अब ये एक पहला कमीशन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसको एक इख्तियार दिया गया कि उनके पास CRPC के तहत भी, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत भी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और वो किसी को बुलाने के इख्तियारात थे। तो दो चीज़ें थी कि अगर ये कोताहियाँ या इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट हुई थी तो कमीशन थोड़ा मेरे हिसाब से टाइम मांग लेते और ये जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हैं इनको क्वांटिफाई करके इनके खिलाफ एक्शन होता। क्यों एक्शन होता, किसके खिलाफ एक्शन? मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखो, अगर कोई सिविलियन बंदा कोताही करता है, इरेगुलरिटी करता है, तो उसको आप जाने देते हैं। अगर कोई प्राइवेट अदारा तो प्राइवेट अदारे के तहत वो अपना डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई कोताही करता है या जानबूझ के किसी को फायदा देता है, खुद को या किसी को, तो वो जो है वो उस एम्बेट में आता है क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के तहत। और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी और क्रिमिनल एक्ट फॉर गिविंग बेनिफिट टू समबडी और टू ओन सेल्फ फॉल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947। तो इसको अगर आप उसके साथ पढ़ें तो एक्शन उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये धांधली
या कोताहियां या उन्होंने ऐसी इर्रेगुलरिटीज की, तो किसी तीनों की सूरत में इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनते हैं। लेकिन आपने पैराज की एग्जांपल दी, मैं भी कुछ पैराज लेके आया, जिसमें पैरा नंबर 694 है, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। आर्टिकल 2018 के तहत तो इलेक्शन कमीशन का काम है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराना। फिर पैरा 295 है, वो कहते हैं कि जो अकाउंट था, मटेरियल था, उसको बिल्कुल उस हवाले से अकाउंट नहीं किया गया। पैरा नंबर 699 है, ये भी उसी तरह की बात कर रहा है। ये लग रहा है पैरा नंबर 704 है कि इलेक्शन कमीशन अपनी अफरादी कुव्वत तैयार करे। तो आपका ख्याल है कि जो इनॉमलीज या शॉर्टकमिंग्स इलेक्शन कमीशन के बारे में अदालती कमीशन ने की हैं, जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की बनती है? सबसे पहले अर्ज करूंगा कि ये इनॉमलीज नहीं है, दे आर इरेगुलरिटीज ऑफ सीवियर काइंड। मैं अगर इजाजत है तो मैं इसको लीगल टर्म में देता हूं आपको। देखो कानून क्या कहता है, पहले कानून होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर ऑपरेशन होती है, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। 4 स्टेप होते हैं। ये चारों स्टेप को किसने करना था? इसने इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन किसके तहत करता है? ये पीपल्स एक्ट 1976 के तहत कर रहा है। उसका सेक्शन 19B क्लियर है, वो इनको पूरी पावर देता है। 22 जो है, 20 का जो सेक्शन 2 है, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं, ऑपरेशनल पावर्स भी हैं, मैजिस्ट्रियल पावर्स भी हैं, पुलिस पावर्स भी हैं। अगर ये सारी पावर्स थी, तो अगर ये कोताही करता है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर या उसका कुछ स्टाफ या एनीबॉडी नॉमिनेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, विच मे बी ए आरओ, इट मे बी ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मेरा यही मकसद और यही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि जब ये कोताहियां हुई और ये इरेगुलरिटीज हुई तो उन लोगों से हुई जिनके पास पूरे इख्तियारात थे। अगर छोटी सी एक मिसाल देता हूं मैं कि डेप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने इलेक्शन को कंक्लूड किया, इलेक्शन का रिजल्ट देना था उसने, तो क्या चाहिए था उसको कि वो जितने उसके पास बैलेट पेपर्स आए थे, लेट से उसके पास 500 आए थे, तो वो देखता 500 में से कंज्यूम कितने हुए हैं, लेट से 300 होते, तो 500 माइनस 300 करके 200 शो करता ना। तो जब 20,000 ऐसे हैं पोलिंग स्टेशन जिनमें ये खुद कमीशन कहते हैं कि वहां पे बैलेट पेपर गए ही नहीं है, तो वहां इलेक्शन ही क्यों शुरू? लेकिन आरओज के बारे में अदालती कमीशन का पैरा 583 कहता है कि ये हम नहीं कह सकते कि उनकी मेल इंटेंशन थी या कोई मेल इंटेंट थी या मेलाफाइडी थी। इस सारे जो भी इनॉमलीज या जो आप कह रहे हैं शॉर्ट, मैं दोबारा इसको इनॉमली नहीं कहता हूं। आपको ड्यूटी दी गई है, आपको मुझे इंटरव्यू करने के लिए, आपको क्वेश्चन करने का हक बनता है। आप सोच के आए हैं ना, एक तय करके आए होंगे कि आपने इरमान मलिक को कैसे रगड़ा देना है, नो लेट्स से कैसे रगड़ा देना है, मैंने कैसे बात करनी है, मैंने कैसे पॉइंट ऑफ व्यू को निकालना है। तो क्या ख्याल है कि आरओ या डिप्टी प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं कि वो स्कूल के स्टूडेंट से उनका तजर्बा होता है? मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर फिर मलिक साहब मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूं नीचे, अब आप इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कह रहे हैं, फिर तो अदालती कमीशन के बारे में क्या कहेंगे? अगर उन्होंने ये जब मैं यहाँ पहुंचता हूं उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं, जी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, आपकी सेटिस्फेक्शन करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम अब जिरगे में भी लेके आए, मैंने किया सिराजुल हक साहब के साथ, क्योंकि हम उसमें सिग्नेटरी हैं, वी वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। बड़ी जो सिंपल बात है कि अगर फॉर्म 15 की जरूरत नहीं थी तो जरूर वो लाए क्यों और फिर उनको डाला क्यों गया? और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं थे तो जब डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, अगर वो नहीं थे, क्या लिखा कि जी मेरे पास इतने बैलेट पेपर पता नहीं कौन दे गया, वो खुदाई ताकत देगी थी, मैं वो लेके बना दी है, लिहाजा ये मेरे पास रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो इख्तियारात थे इलेक्शन कमीशन के, वो जानबूझकर कुछ जगहों पे इस्तेमाल नहीं हुए। मलिक साहब मेरा सवाल भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए,